हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई डीआरडीओ यूपी पीसीएल जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसका हम सेशन लेने वाले हैं, जो आज का पार्ट 1 रहेगा। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हम थोड़े से देख लेते हैं। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि इंसुलेटर्स यूज ऑन ईएसटी, इसका मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन का इंसुलेटर इनमें कौन सा यूज होता है? पीवीसी, ग्लास, ठीक है, क्या है, स्टेटाइल और पोर्सलिन। तो इसका हमारा जो है आंसर जो है पोर्सलिन हो जाता है। ये हमारे तो है पोर्सलिन बहुत सारे में ही यूज़ होता है। ओके, अब इसका और आगे थोड़ा सा इसका कम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पोर्शन रहेगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि देखते हैं कि देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी इनमें से कौन सा पावर प्लांट का रहता है? जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम इफिशियंसी हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट का जो मैक्सिमम इफिशियंसी 85% होता है। इसलिए 85% होता है क्योंकि ये सिर्फ नेचुरल, इसका मतलब वाटर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसमें कोई किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है, इसलिए इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इफिशियंसी 85% होता है। बाकी का सेकंड में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का 55% होता है, और डीजल पावर प्लांट का 35% और थर्मल पावर प्लांट का हमारा 25% होता है। ओके, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि रुकिए थोड़ा से, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ कंडक्टर करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी इनमें से कौन ये जो हमारा कंडक्टर इनमें करेंट डेंसिटी ये क्या है? तो करेंट डेंसिटी का ही फार्मूला हम जानते हैं कि J इज इक्वल टू आई बाई ए। आई इसका मतलब क्या होता है? आई करंट बाई एरिया। तो इसमें देख सकते हैं कि करंट बाई एरिया कहाँ पर है? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। देखिए करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, तो पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाता है। सेकंड में देखते हैं, इसमें वॉल्यूम है, इसमें मास है और इसमें लेंथ है, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाता है। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन है अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ़ 231, ये इसका जो बेस है x है, इज इक्वल टू 45, इसका बेस 10 है, देन x का मान हमें फाइंड करना है जो कि बेस ऑफ द नंबर सिस्टम x है। ये हमारे जो है बेस है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर यदि 10 है तो 10 रहता है, तो इसमें हम क्या कैसे टाइप का करते हैं कि जो 1 है तो 1 है, 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिखते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 लिखते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। अगर यदि बेस 10 है तब के कंडीशन में इज इक्वल टू 45 हो जाता है। अगर यदि हम सभी को सॉल्यूशन करेंगे तो सभी को सॉल्यूशन करने पर हमारा एक फाइनल क्या आता है, देख सकते हैं। ये हमारा एक फाइनल आ जाता है, एक्स का मान 4 और -11/2 आता है। तो इस प्रकार से एक्स का मान 4, ये हमारा आंसर आ जाता है। जिस प्रकार से देख सकते हैं ये हमारा, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन। हमें ईएमएफ इक्वेशन फाइंड करना है। तो ईएमएफ इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम जिस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन है जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, जो E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू √Z2/Z1 होता है। तो इसमें हम सभी में कंपेयर करके देख लेते हैं। अब एक E2 और N2, E और N के बीच में है रेशियो, तो इसी बेस में हम देख सकते हैं। इसको इस साइड पक्षांतर कर दो और इसको इस साइड, तो E2N1 इज इक्वल टू N2E1 होता है। तो ये आंसर हमारा फर्स्ट में ही मिल जाता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बूस्ट चार्जर इज गिवन टू, देखिए यहाँ पर बूस्ट इसका मतलब बूस्टर होता है। ये बूस्टर हमारा क्या काम करता है, जो वोल्टेज बहुत ही लेस हो जाता है, उस वोल्टेज लेस हो जाता है उसको हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम बूस्ट चार्जर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब जो बैटरी हमारा होता है बहुत ही कम, मतलब डिस्चार्ज कंडीशन हो जाता है, तो डिस्चार्ज कंडीशन में हम जो बैटरी को बूस्ट करते हैं जिससे हमारा होता है वोल्टेज अच्छा से बना रहे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट है डेड बैटरी, ये गलत है, ठीक है। सेकंड में द बैटरी इन चार्ज आप बिकमिंग ओवर डिस्चार्जिंग ड्यूरिंग द वर्किंग शिफ्ट। थर्ड देखते हैं फुली चार्ज बैटरी, नहीं, कम्प्लीटली डिस्चार्ज बैटरी, अगर दी जो बैटरी है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है उसके लिए हम बूस्ट चार्ज का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोटर इज यूज्ड व्हेन हाई स्टार्टिंग टार्क बोला है, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टार्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यदि जो स्पीड है, ठीक है ना, वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल, अगर ये होता है स्पीड है उसको कंट्रोल किया जाता है, इसका मतलब होता है स्पीड हमारा होता है कंटिन्यू बना रहे, ठीक है नहीं, ये हमारे होता है कंटिन्यू बना रहे, ये कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारा किस में होता है, तो स्टार्टिंग टार्क हाई होता है और स्पीड बना रहे ना ज़्यादा, तो ये हमारा होता है डीसी मोटर के ही केस में होता है, स्पीड कंटिन्यू बना रहता है। अब इसी इंडक्शन मोटर में देख सकते हैं कि एन एस इज इक्वल टू 120F/P, ठीक है। अगर यदि P को हम 2 करेंगे तो स्पीड जो भी है, अगर यदि P को हम 4 कर देंगे तो स्पीड एकदम से हमारा कम हो जाता है। तो इसमें हमारा होता है स्पीड कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन डीसी मोटर केस में हमारा होता है स्पीड कांस्टेंट या फिर कंट्रोल स्पीड होता है, कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड फॉर फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प में हम कौन से प्रकार के स्टार्टर यूज करते हैं, देखिए ग्लो टाइप स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर। इसमें देख सकते हैं कि हम 3 पॉइंट स्टार्टर हमारा होता है डीसी मोटर केस में होता है, स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा इंडक्शन मोटर केस में होता है। ये ग्लो टाइप स्टार्टर हमारा फ्लोरोसेंट लैम्प में यूज़ किया जाता है, जो ये हमारे स्टार्टर का है। ये इसको हम कंप्लीट सेट, इसमें एक बायोमेट्रिक कॉन्टैक्ट होता है जो इसके अंदर में नियॉन लैंप होता है और एक कैपेसिटर उसके पैरेलल में ऐड कर देते हैं। इसको एक कंप्लीट सेट को हम ग्लो टाइप स्टार्टर बोला जाता है। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ACR इस टर्न अप के केस में हमारा जो एनोड करंट फॉल बिलो, तो एनोड करंट कैसा होना चाहिए, ठीक है नहीं, एनोड करंट फॉल बिलो किससे नीचे होगा एनोड करंट, तो हमारा होता है टर्न ऑफ होगा। तो हम दो चीज़ देखते हैं, एक एनोड करंट अगर यदि एक लैचिंग करंट होता है, एक होल्डिंग करंट होता है, ठीक नहीं। अगर यदि होल्डिंग करंट होता है तब की कंडीशन में हमारा होता है टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। अगर यदि लैचिंग करंट होता है तब की कंडीशन में हमारा टर्न ऑन होता है। तो ये जो हमारा होल्डिंग करंट से अगर यदि कम हो गया तब के कंडीशन में हमारा होता है टर्न ऑफ हो जाता है ACR। जिस प्रकार से डायग्राम हम नीचे की ओर देख सकते हैं, देखिए इस पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा होल्डिंग करंट है, ठीक नहीं, होल्डिंग करंट अगर यदि ये होल्डिंग करंट से हमारा होता है नीचे आएगा जो एनोड करंट है वो, तो हमारा ACR टर्न ऑफ हो जाएगा। अगर यदि लैचिंग करंट में पहुंचेगा, लैचिंग करंट के बाद हमारा होता है ACR टर्न ऑन हो जाता है। ये हम एक कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर क्या हो जाता है, होल्डिंग करंट हो जाता है, 3rd नंबर का आंसर है। ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि
जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलता देख सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप 4 प्रकार का होता है। एक एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, एक जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, एक डी फ्लिप फ्लॉप होता है, एक टी फ्लिप फ्लॉप। टी मीन्स टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। तो हम एसआर फ्लिप फ्लॉप और ये सभी का एक इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशन नीचे दिखा सकते हैं कि ये है हमारा। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर थोड़ा से ये है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मलता देख सकते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का हमारा होता है Qn+1 इज इक्वल टू एस, ठीक है। आर बार Qn होता है। और जे के फ्लिप फ्लॉप का, तो जे के फ्लिप फ्लॉप का हमारा क्या होता है जे क्यू एन बार। तो जे क्यू एन बार कहीं पास है क्या, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पास है, ठीक है। प्लस के बार क्यू एन, तो के बार यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सेकंड नंबर सही हो जाता है। तो जे क्यू बार प्लस के बार क्यू एन होता है, ठीक है। अब उसी प्रकार से डी फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है, इसका आउटपुट डी होता है। और टी टॉगल फ्लिप फ्लॉप का क्यू एन प्लस क्या होता है हमारा होता है टी क्यू एन बार प्लस टी बार क्यू एन। ये इसको याद रखने वाली चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि LCR सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। LCR सर्किट में हमारा होता है कौन सा करेक्ट होता है। देखिए L एंड R अपोज ईच अदर, ये गलत है, ठीक है। R वैल्यू इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी, R कभी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस होला, इंडक्टिव इसका मतलब XL इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि XL इज इक्वल टू क्या होता है 2πfL होता है। अगर यदि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो XL भी इंक्रीज होगा, इस पर से सी हमारा। अब फोर्थ नंबर देखते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज विथ, यहाँ पर और आगे देख सकते हैं क्या बोला है कि ये विथ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ये भी हमारा गलत हो जाए, तो इसका मतलब 3 हमारा आंसर परफेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं कि विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट बोला है। इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है। 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस इज सेड टू बी पैरेलल, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हमारा, ये जो 3 रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में है R1 R2 R3, ठीक है। ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका सभी का करंट अलग अलग I1 I2 I3 होता है, लेकिन सभी का वोल्टेज समान होता है। तो ठीक है, अब देख सकते हैं करंट इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट एंड मे बी कैलकुलेटेड बाई ओम्स लॉ, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड, इसका मतलब क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस ये है, इसका जो इंड है, ठीक है, नहीं इसका इंड है, और एक रेजिस्टेंस ये है और इसका ये एक रेजिस्टेंस ये है। तो ये हमारा होता है ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड, ठीक है। अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं कि द टोटल करंट इज सम ऑफ द 3 सेपरेट करंट, ठीक है नहीं, ये भी हमारा करेक्ट है। एक और आगे क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा क्या है, ये सेम है बोला है, ठीक है नहीं। तो ये भी हमारा करेक्ट है। यहाँ पर जो है इंड टू इंड बोला है, ये हमारा होता है सीरीज रेजिस्टेंस के केस में होता है, इस वजह से हमारा होता है सेकंड आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ब्रशेस आर यूज्ड फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। हाई वैल्यू करंट डेंसिटी के लिए हम कौन से ब्रश का यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली ब्रश का यूज़, जो डीसी मशीन है हम इसमें ब्रश एक ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, कार्बन का यूज़, लेकिन यहाँ पर होता है हाई वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी में हम मेटल ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। ओके,
यहाँ पर देख सकते हैं कि डायग्राम डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर में हमारे जो ब्रश है वो कार्बन एंड ग्रेफाइट का बनाया जाता है। तो इसका करंट डेंसिटी हाई लो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमन मटेरियल विच इज़ यूज्ड टू मेक एन HRC फ्यूज़, HRC फ्यूज़ बनाने के लिए इनमें से कौन सा कॉमन मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक है, ग्लास है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है। तो ऊपर में नॉर्मलतः ग्लास का यूज़ किया जाता है, ग्लास है या फिर पोर्सलिन का बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो ना हो। ये प्लास्टिक का तो हम बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ग्लास है, पोर्सलिन है, ये सभी का बनाते हैं। आप इसका एक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा HRC फ्यूज़, HRC फ्यूज़ में हम यहाँ पर ऊपर लेयर में एक पोर्सलिन या फिर सेरेमिक बॉडी ये सभी का बनाया जाता है। ये जो बॉडी है इसको, तो ये ग्लास का भी बना सकते हैं नॉर्मलतः। अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि द आउटपुट वाई आउटपुट इसका मान बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए यहाँ पर नॉट गेट है तो ए बार हो जाता है, हमारा ए बार हो जाता है, ठीक नहीं। ए बार होने के बाद यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए बार है, तो ए और ए बार का हमारा नेंड क्या होता है, ए बार डॉट और यहाँ पर एक नेंड है तो यहाँ पर हमारा बार हो जाता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मलतः बार को तोड़ेंगे तो ए बार प्लस ए बार हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, ए बार प्लस बार दोनों कैंसिल हो जाता है तो ए हो जाता है। तो ए बार जिस प्रकार से हम मान के चलो ए में हम 1 लेते हैं, ए में हम 1 लेते हैं तो हमारा होता है 1, तो ए बार का हमारा 0 हो जाता है और ए का 1 हो जाता है, तो 0 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, ठीक है। तो 4th हमारा आंसर आ जाता है। अब इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि यहाँ पर चार्ज दिया है 20, ठीक है, कूलम पास्ड अ गिवन पॉइंट इन अ सर्किट एट अ टाइम ऑफ 1000 मिली सेकंड, डिटरमाइन करेंट। तो I = dq/dt होता है, ठीक है। यहाँ पर हम Q मतलब कूलम, तो यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज हमारा 20 है, 20/1000 × 10⁻³ मिली है, इस वजह से हमारा होता है -3 हो जाता है, ठीक है। तो 10⁻³ और यहाँ पर 0 कट जाता है तो हमारा 20 एम्पियर फाइनल आंसर आ जाता है। एक आंसर हमारा आ जाता है। अब इसका आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, देखिए, जेनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज के रिगार्डिंग में कौन सा ट्रू है, सत्य है बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज हमारा इंक्रीज, ठीक नहीं, ब्रेक डाउन इंक्रीज विथ टेम्परेचर इंक्रीज, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज डिक्रीज विथ टेम्परेचर इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और नेक्स्ट देख सकते हैं जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज रिमेन विथ टेम्परेचर इंक्रीज, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सेकंड आंसर आ जाता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज, देखिए यहाँ पर पहले से ही हमारा क्या हो जा रहा है, ये एवलांच ब्रेकडाउन से ही पहले हमारा जो है कम वोल्टेज में ही हमारा ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है, ठीक है। ये हमारा होता है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर या फिर करंट बढ़ाएंगे, जैसे भी वो बोल सकते हैं। जो रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट को बढ़ाएंगे या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो एवलांच ब्रेकडाउन से ही पहले कम वोल्टेज में हमारा होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यही हमारा होता है जेनर ब्रेकडाउन का कैरेक्टरिस्टिक सिंबल, देख सकते हैं। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि इफ द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, तो डबल करंट, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट डबल, यहाँ पर देता है रेजिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं, तो हमारा करंट में क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए हम सीरीज रेजिस्टेंस बनाते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, ठीक नहीं, R2 है, R3 है। अगर यदि हम रेजिस्टेंस को और बढ़ा देते हैं, इसका मतलब और बढ़ाएंगे तो हमारा करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो I1 था
वही सेम ही होगा जब अगर रेजिस्टेंस ऐड करेंगे या फिर जो 2 रेजिस्टेंस है उसको 4 रेजिस्टेंस कर देंगे फिर भी I1 ही रहेगा। इसका मतलब हमारा करंट जो है सेम रहता है। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस टाइप का वो जो पोल है वो हम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए कौन सा वोल्टेज रेंज हम देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मलता 11 kV और 33 kV में ही यूज़ होता है। तो जो हमारा हायर है उसको लेंगे तो हमारा 33 kV आंसर आ जाता है। अब इसका डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा एस टाइप पोल होता है। ठीक है, तो एस टाइप पोल में ये इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर हम PLC, ये जो है PLC का हम देखते हैं कि इनमें ऑपरेशन के दौरान PLC का पार्ट इसमें कौन सा नहीं है। तो ऑपरेशन के दौरान इसमें देख सकते हैं कि ईट ओपन, ईट राइट, ईट ठीक नहीं एक्सिक्यूट और ईट रीड। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो होता है ईट ओपन, ये जो है PLC का पार्ट नहीं होता है। अब इसका और आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि व्हेन अ सेकेंडरी सेल इज सप्लाइंग करंट टू द लोड, अगर जब हम लोड को हम एक बैटरी है, ठीक नहीं, एक बैटरी है प्लस और माइनस है, ये हमारे होता है लोड है, इसको हम दे देते हैं। ठीक है, नहीं लोड को दे रहे हैं, इसका मतलब है जो बैटरी है वो हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम दे रहे हैं तो पहले 5 वोल्ट था तो 5 वोल्ट से हमारा 2 वोल्ट हो जाता है, इसका मतलब ये डिस्चार्ज कहलाता है। अब इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन आर्क वेल्डिंग बोला है, तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस इन केस ऑफ DC सप्लाई। देखिए सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, तो डायग्राम को देखने के बाद ही हमें अच्छे समझ आ जाएगा। यहाँ पर डायग्राम है बहुत ही अच्छे से, जो हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग है, तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में देखते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक नहीं, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड को हम निगेटिव सप्लाई देते हैं। ठीक है, फर्स्ट देख लो। अब यहाँ से ठीक है, और एक हमारा होता है वेल्डिंग रॉड है। ठीक है, ये वेल्डिंग रॉड है। अब ये वाला हमारा होता है वर्क पीस हो जाता है जो जॉब्स कॉल आता है, और ये जॉब्स को हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो इतना चीज़ याद रखना है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो निगेटिव रहेगा और वर्क पीस हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। तो इसी से ही हमारा बनता है आंसर। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ, देखिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड है वो क्या बोला हूँ, निगेटिव बोला हूँ, और वर्क पीस है हमारा पॉजिटिव बोला हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव ये तो गलत हो गया हमारा, इलेक्ट्रोड निगेटिव ये हमारा सही है, इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल ये गलत है हमारा। ठीक है, तो सेकंड हमारा आंसर सही हो जाता है जब हम DC सप्लाई देते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रांसमिशन लाइन की बात बोला है ना। अब ट्रांसमिशन लाइन में हमारा क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में एक देखते हैं कि इसमें एक देख सकते हैं कि ऑब्जर्व रिएक्टिव पावर व्हेन फुली लोडेड एंड जनरेट रिएक्टिव पावर ऑन लाइट लोडेड। ये आंसर बिल्कुल सही है। ये कौन से केस में होता है कि फेरांटी इफेक्ट केस में होता है। तो फेरांटी इफेक्ट केस में हमारा क्या होता है कि जब लाइट लोड होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन जो है हमारा होता है नेचुरल कैपेसिटी का होता है। तो नेचुरल कैपेसिटी का होता है, तो हमारा ये जो रिएक्टिव पावर ये क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, और अगर दे देता है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो जनरेट करता है, तो जनरेट करता है तो हमारा होता है जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है
वो हमारा ग्रेटर देन होता है सेंडिंग हीट वोल्टेज से। तो देख सकते हैं कि जनरेट रिएक्टिव पावर ऑन लाइट लोड, ठीक है। और यहाँ पर हमें होता है ट्रांसमिशन लाइन में हमारा अब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर व्हेन फुल लोड। ओके, यहाँ पर हम फेरांटी इफेक्ट केस में हम इसका डायग्राम देख सकते हैं कि जनरेट क्या कर रहे हैं हमारा कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड दोनों को ही। अब यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द हीटर बाय कन्वेक्शन डिपेंड अपॉन, देखो कन्वेक्शन द्वारा हीटर से हीट अब्जॉर्ब का क्वांटिटी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट वो द सराउंडिंग, ये इस पर डिपेंड करता है। सेकंड में सरफेस एरिया ऑफ द हीटर, इस पर भी डिपेंड करता है। और थर्ड नंबर में पोजीशन ऑफ हीटर, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ द वो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2 वाट मीटर मेथड में हमारे होता है, अगर ये देता है जो बैलेंस्ड लोड इज रजिस्टिव, ठीक है, ये चीज़ देखना। तो इस कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। तो पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो हमारा होता है 5,0 होता है। तब कंडीशन में रिलेटिव बिटवीन द 2 वाट मीटर मेथड, ये तीनों में से कौन सा होता है। जब पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो 5,0 होता है। तो हमारे ये फार्मूला है 5 = 10 इनवर्स W1 - W2 अपॉन W1 + W2 होता है। ओके, तो 5 0 हो जाता है तो हमारा होता है 10 5,0 ही हो जाता है, ठीक है। तो 0 हो जाएगा तो ये W1 + W2 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो 0 = W1 - W2 होगा। ओके, तो इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो W1 = W2, ये फर्स्ट आंसर हमारा फिक्स हो जाता है। अब इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा मैटलैब से संबंधित है। देख सकते हैं कि मैटलैब सॉफ्टवेयर द्वारा, ठीक है, ये इनमें से कौन सा ठीक है, ये मैटलैब सॉफ्टवेयर द्वारा किस प्रकार का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल कंपाउंडिंग, अलजेब्रिक सॉल्यूशन, प्लांट प्लानिंग एनालिसिस एंड डायनेमिक सिस्टम सिमुलेशन, ये इतना चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो मैटलैब से संबंधित बोला है, ठीक है, तो मैटलैब से संबंधित हमारे होता है प्लांट प्लानिंग एनालिसिस। इस चीज़ को हम जो मैटलैब सॉफ्टवेयर है ये जो है एनालिसिस सिर्फ इतना को ही नहीं करते हैं, बाकी तीनों चीज़ को ही किया जाता है जो मैटलैब हमारा, ठीक है। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द विंड एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू, हमारा जो विंड है वो किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है V3 के, ठीक है। ये हमारा जो होता है V3, इसका मतलब होता है वॉल्यूम के क्यूब के प्रोपोर्शनल में होता है। सो इस प्रकार से थैंक यू एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।